एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विजय क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। स्थल रूप यानी कि पृथ्वी का जो ऊपर का भाग होता है वो सभी जगह से एक समान नहीं होता। कुछ भाग जो है ऊपर उठा हुआ होता है, कुछ भाग जो है नीचे होता है और कुछ भाग एक समान होता है। इस प्रकार जो है पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के स्थलों के आकार पाए जाते हैं। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कैसे बनते हैं, इनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, ये स्थल रूप दो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो स्थल रूप कौन कौन सी प्रक्रियाओं से बनते हैं? दो प्रकार की प्रक्रियाओं से। पहली प्रक्रिया है आंतरिक प्रक्रिया, यानी कि जो प्रक्रिया धरती के अंदर होती है उसे हम आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। आंतरिक प्रक्रिया में देखिए, पृथ्वी जो है लगातार गति करती रहती है। पृथ्वी के अंदर नीचे गति होती रहती है। पृथ्वी के नीचे जो प्लेट होती हैं वे कभी एक दूसरे के पास आती हैं तो कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं। और आंतरिक प्रक्रिया में हम ज्वालामुखी को भी शामिल करेंगे। तो ये थी हमारी आंतरिक प्रक्रिया जो धरती के नीचे होती है। आगे देखिए, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? बाह्य प्रक्रिया, यानी कि जो धरती के ऊपर होती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। यानी कि जब मिट्टी का कटाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। देखिए, जैसे पर्वतों के ऊपर नदियां बहती हैं, वे नदियां अपने जल के साथ जो है पर्वतों के भाग को तोड़कर अपने साथ ले आती हैं। तो वो क्या हो गया? अपरदन हो गया। लेकिन रास्ते में वे उन्हें कहीं जमा कर देती हैं। उनके इस जमाव को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो स्थल रूपों को हम जो है उनकी ऊंचाई के आधार पर, यानी कि जो स्थल रूप होते हैं उनकी सबकी ऊंचाई और ढाल जो है अलग अलग होता है। तो देखिए, कौन सी प्रक्रियाएं थी स्थल रूपों के बनने की? एक थी आंतरिक प्रक्रिया जो धरती के नीचे होती है, एक थी बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया में हम अपरदन और निक्षेपण को शामिल करेंगे। अपरदन से जो है मिट्टी का कटाव होता है, पृथ्वी की सतह टूटकर अलग हो जाती है। और निक्षेपण से जो है मिट्टी का जमाव होता है और पृथ्वी की सतह का दोबारा से निर्माण होता है और वह ऊंची उठ जाती है। आगे देखिए, पर्वत। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। देखिए, जो भाग पृथ्वी की सतह से ऊपर उठे हुए होते हैं उन्हें हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और जब इस पहाड़ी की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो जाती है तो वे पर्वत कहलाते हैं। पर्वत का शिखर क्या होता है? छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है, यानी कि कुछ शंकु के आकार के पर्वत होते हैं। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमानी क्या होती हैं? पर्वतों के ऊपर जो बर्फ की नदियाँ होती हैं उन्हें हम हिमानी कहते हैं। कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो कुछ पर्वत समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं और कुछ पर्वत पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। तो पर्वत श्रृंखला क्या होती है? देखिए, जैसे ये पर्वत हो गए, ये एक लगातार रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसे हम पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय जो है एशिया की पर्वत श्रृंखला है, अल्प्स यूरोप की और एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलित पर्वत के बारे में। वलित पर्वत
हिमालय तथा अल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। तो वलित पर्वत की सतह क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला भी क्या है? वलित पर्वतों के उदाहरण है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। देखिए, जो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत जो हैं वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पहले जो है ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला होती थी, लेकिन अपरदन की प्रक्रिया के कारण इसका कटाव हो गया है और इसकी ऊंचाई जो है वो कम हो गई है। देखिए, ये होते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत यानी कि जिनका निर्माण वलन की क्रिया के द्वारा होता है। देखिए, पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें होती हैं, जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो जो ये भाग होता है बीच वाला, ये ऊपर उठ जाता है और इसमें जो है वलन पड़ जाता है, यानी कि मोड़ उत्पन्न होता है। देखिए, इस प्रकार से इसे हम वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। और देखिए, पर्वतों की सतह यहाँ से ऊबड़ खाबड़ होती है और ऊपर से जो है ये शंक्वाकार के होते हैं। आगे देखिए, नंबर 2 पे है ब्रह्मशोतत पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मशोतत पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे होता है इनका निर्माण? देखिए, जब पृथ्वी का भाग टूट जाता है और वह ऊर्ध्वाधर यानी कि इस प्रकार खड़े रूप में विस्थापित हो जाता है, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मशोतत पर्वतों के नाम से जानते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे दसे खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासदेश पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। तो ब्रह्मशोतत पर्वत में कौन कौन से शामिल हैं? यूरोप की राइन घाटी और वासदेश पर्वत। देखिए, ब्रह्मशोतत पर्वत दिखने में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इनका ये वाला भाग जो ऊपर उठा हुआ होता है उत्खंड भ्रंश, और ये नीचे वाला भाग द्रोणिका भ्रंश कहलाता है। आगे देखिए, नंबर 3 पे है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। देखिए, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ये पृथ्वी के अंदर की सतह हो गई। यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं और गैस होती है पृथ्वी के अंदर, वो विस्फोट के द्वारा पृथ्वी से बाहर निकलती है और एक बादल बनाती है। यहाँ से पृथ्वी कंकड़ पत्थर पृथ्वी से निकलते हैं। ये जो होता है इसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं पृथ्वी के अंदर, लेकिन जब ये धरती पर आता है तो इसे हम लावा कहते हैं। जब ये लावा ठंडा होकर जम जाता है तो क्या करता है? पर्वतों का निर्माण करता है। इस प्रकार हमारे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। ये थे 3 प्रकार के पर्वत: वलित पर्वत, ब्रह्मशोतत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। पर्वतीय भागों में जो है जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है और वहाँ पर जो है सड़कें बनाना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सतह जो है ऊबड़ खाबड़ होती है। इस प्रकार परिवहन भी वहाँ पर संभव नहीं है। तो पर्वतों से हमें अनेक प्रकार के लाभ भी होते हैं। जैसे कि देखिए, पर्वतों के ऊपर जो नदियाँ बहती हैं उनसे जो जल आता है वो लोगों तक पहुँचाया जाता है, खेतों तक पहुँचाया जाता है। उस जल से जो है सिंचाई की जाती है और बिजली का उत्पादन किया जाता है। अन्य प्रकार के भी हमें पर्वतों से लाभ होते हैं, जैसे कि पर्वतों के ऊपर जो वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं उनसे हमें ईंधन, चारा और अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पर्वत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम पठार के बारे में। देखिए, पठार क्या होते हैं? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। देखिए, इस प्रकार से जो है
पठार दिखाई देते हैं। इनका जो ये ऊपर का भाग होता है एक समान होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके डाल खड़े होते हैं। पठार के जो हैं एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। तो इनकी ऊंचाई जो है मीटर में भी हो सकती है और मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। ये भी क्या हो सकते हैं, नए पठार भी हो सकते हैं और पुराने पठार भी हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तो दक्कन का पठार क्या है, जो पुराने पठारों में आता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। कितनी ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से, 4000 से 6000 मीटर तक। आगे देखिए, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पठारों के अंदर जो है हमें अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। जैसे कि अफ्रीका के पठार में सोना एवं हीरा पाया जाता है। खनन क्या होता है, जब पठारों के अंदर से हम खनिजों को खोद कर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम खनन के नाम से जानते हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। लोहा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहा, कोयला और मैग्नीज। पठारी क्षेत्र में जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। जलप्रपात क्या होते हैं, देखिए, जब पर्वतों के ऊपर नदियाँ बहुत अधिक ऊंचाई से गिरती हैं। देखिए जैसे ये नदियाँ काफ़ी ऊंचाई से गिर रही हैं तो ये क्या करती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। आगे देखिए, भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, छोटा नागपुर पठार के स्वर्ण रेखा नदी पर। तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो छोटा नागपुर के स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक के जोग जलप्रपात। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये थे हमारे पठार, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। कैसे होते हैं पठार, कुछ इस प्रकार से जो है, यानी कि इनका ऊपर का जो भाग है वो ऐसे होता है और पठारों के अंदर जो है खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि लोहा, कोयला, मैग्नीज, सोना, हीरा, ये सभी जो हैं पठारों के अंदर से निकाले जाते हैं। आगे देखिए, मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो जो समान भाग होते हैं भूमि के, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मैदान के नाम से जानते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। देखिए जैसे कि ये पर्वतों के ऊपर जो नदियाँ बहती हैं, इनके ऊपर का भाग जो है ये अपरदित कर देती हैं और रास्ते में कहीं पर जमा कर देती हैं। उससे क्या होता है, उस भाग में मैदानों का निर्माण होता है। वह अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ले जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेप से मैदानों का निर्माण होता है। कैसे होता है मैदानों का निर्माण, पर्वतों के ऊपर जो नदियाँ बहती हैं वो मिट्टी का कटाव करके मिट्टी को अपने साथ ले आती हैं और रास्ते के भाग में उसे जमा कर देती हैं। तो वो जमा हुआ जो भाग है वो मैदान के रूप में विकसित हो जाता है। एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो इसी प्रकार के मैदानों का उदाहरण है। तो मैदानों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। मैदानों भागों में क्या होती है, जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि होती है और परिवहन भी यहाँ पर आसान होता है, सड़कें बनाना आसान होता है। तो पर्वतीय भागों की अपेक्षा में मैदानी भागों में जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन पर्वतीय भागों में जो है
ना ही तो कृषि होती है और ना ही वहाँ पर जलवायु रहने के लिए उपयुक्त होती है। तो पर्वत, पठार और मैदान, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।